अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो इस वक्त हिज़्बुल्लाह की जानिब से तस्दीक की जा चुकी है कि हसन नसरुल्लाह इसराइल के एक फ़ज़ाई हमले में मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और वो एक बैरूत में एक बेसिकली एक इमारत थी और वहाँ पर इसराइली तैयारों की जानिब से 6 या 7 मिसाइल दागे गए, बॉम्ब दागे गए। और उसके नतीजे में हुआ ये है कि वो इमारत भी खासी बड़ी थी और उसके नीचे ज़ेर ज़मीन 14 मंजिला कंपाउंड भी था ज़ेर ज़मीन, लेकिन वहाँ पर उनको टारगेट किया गया और वो जाँबार ना हो सके और शहीद हो गए। तो आज उसकी तस्दीक की जा चुकी है। अब यहाँ पर एक पहलू अपनी जगह है कि मैं पहले से ये कह रहा था कि ये किसी बड़ी कार्रवाई का पेशख़ैमा है, ये जो इसराइल की जानिब से एक तो अपना नया महाज़ खोला गया है टुवर्ड्स लेबनान, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से उन्होंने हालिया दिनों में हिज़्बुल्लाह के कम्युनिकेशन सेटअप को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया था। सोचिए कि वो एकदम स्मार्ट टेक्नोलॉजी से, स्मार्टफ़ोन से दे रोल्ड बैक टू पेजर्स एंड वॉकी टॉकीज़। और किस तरीके से हालिया दिनों में हमने देखा कि वॉकी टॉकीज़ फटे, फिर पेजर्स फटे, फिर उसके बाद सोलर पैनल्स तक फटे। आई मीन उसका आई डोंट नो कि क्या कनेक्शन था, लेकिन इस तरीके से एक खौफ बिठा दिया हिज़्बुल्लाह के जो कमान में कि किस तरीके से इसराइल कैन रीच देम एनीवेयर। इवन ये है कि ईरान की क़यादत के ज़हनों में भी ये खौफ अपनी जगह मौजूद था कि वो कहीं पर भी किसी भी जगह किसी को भी टारगेट कर सकता है। अब इसके कई पहलू हैं। हालिया 6 या 7 महीनों में आप देखें, अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ था जब इसराइल ने एक कौंसल खाने के कंपाउंड का निशाना बनाया था ईरान के इन लेबनान। और उसके बाद जी ईरान ने सो कॉल्ड एक रिटेलिएशन भी की थी, उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आप ये देखिए कि तब से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि मरकज़ी क़यादत को चुन चुन कर मारा जा रहा था इसराइल की जानिब से। हालिया दिनों में जो बड़ा वाक़या था, आपको याद होगा कि इसराइल की जानिब से जिस तरीके से एक इंसिडेंट वैसे तो रिपोर्ट हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर भी इसराइल का हाथ था, वो था इब्राहिम रईसी की शहादत। ईरान के सदर थे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, मिस्टीरियसली उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, अगले दिन पता चलता है कि ही इज़ नो मोर। तो आई डोंट थिंक कि इट इज़ यू नो ये इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा नहीं है। उससे पहले आपको याद होगा कि मोहसिन फ़खरीज़ादा को जिस तरीके से हाईटेक वेपनरी से टारगेट किया गया, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसराइल जो है वो हाईटेक वेपनरी अपने पास रखता है और किस तरीके से सैटेलाइट बेस्ड उसके पास सिस्टम्स हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए भी वो किस तरीके से लोगों को टारगेट कर सकता है, दुश्मनों के जो घरों तक पेनिट्रेट कर सकता है। इसकी एक और मिसाल हमने देखी कि ईरान के जो नए सदर हैं, उनकी तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए इस्माइल हानिया, जो कि हमास के पॉलिटिकल विंग के सरबराह थे, इसराइल ने उन तक को नहीं बख्शा। अब इसराइल की जानिब से जो इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया, इस्माइल हानिया वो शख्सियत है कि आप देखें कि वो फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म भी रहे हैं और इसके साथ साथ हमास के सरबराह भी रहे हैं। और फिर भी और ये जो मुज़ाकरात का सेटअप था उसको भी डील कर रहे थे, लेकिन फिर भी और टारगेट कहाँ किया गया? टारगेट एक ऐसी जगह में किया गया जहाँ पर कुछ ही फासले पर ईरानी सदर भी मुकीम थे, ईरान का एक महफूज तरीन इलाका था। लेकिन आज भी ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इसराइल वहाँ पर पेनिट्रेट कर गया और किस तरीके से वहाँ पर उनको टारगेट किया गया। वेदर दैट वाज अ ड्रोन अटैक, वेदर दैट वाज अ गाइडेड मिसाइल अटैक, ये क्या था, कैसे था, क्यों था, क्या बॉम्ब प्लांट किया गया? अगर बॉम्ब प्लांट किया गया तो इसका मतलब ये है कि जो एक हमेशा से एक शुबा ज़ाहिर किया जाता रहता था कि ये जो अल-कुद्स फ़ोर्स है, इसके अंदर भी ये जो इज़राइलीज़ हैं अपने पैसे की वजह से, अपनी जो एक बाकी जो उनके पास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उसकी वजह से उनके कुछ मोल्स हैं विद इन द कुद्स फ़ोर्स, जिन्होंने वहाँ पर पेनिट्रेट किया हुआ है और वो हर किसी की सही लोकेशन और सही जगहों के बारे में बताते हैं। आपको पता है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक ये हर जगह पाए जाते हैं, तो हमें ये कहना कि नहीं जी ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता विद इन द ईरानी रैंक्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मुमकिन है कि किसी ने उनकी जासूसी की हो, किसी ने उनकी रैकी की हो, किसी ने उनकी सही लोकेशन बताई हो, ये मुमकिनात में से है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। तो इस्माइल हानिया के जो शहादत के बाद हमें एक मैसेज गया था कि ये इसराइली कहीं पर भी पहुँच सकते हैं, किसी भी जगह पेनिट्रेट कर सकते हैं, किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर ये जो हिज़्बुल्लाह के कम्युनिकेशन सेटअप को जिस तरह से उन्होंने जैम करके तबाह किया, तो मुझे लग रहा था कि दे आर थिंकिंग समथिंग बिग। अब ये जो जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया है, आप ये देखिए कि ये जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया है इनको, हसन नसरुल्लाह साहब को, इसके अंदर जो बॉम्ब यूज़ किया है वो बेसिकली हो सकता है कि GBU-28 हो,
ये बेसिकली बंकर बस्टर एक वेपन होता है जो कि 6 मीटर तक कंक्रीट को पेनिट्रेट करके अंदर वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इसके अंदर बेसिकली ये है कि ये बेसिकली कौन कौन से तैयारे जो हैं वो इसको ले जा सकते हैं। एक तो अमेरिका के पास हैं B-2 बॉम्बर्स, वो आपको पता है कि वो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस बॉम्बर्स हैं और वो ले जा सकते हैं। उनके पास तो बेसिकली एक और भी है, वो मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स, वो ईरान के लिए खुसूसी तौर पर उन्होंने डिज़ाइन किया था कि उनके जो ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ज़ेर ज़मीन उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन ये GBU-28 बेसिकली है क्या? GBU-28 बेसिकली, ये आपको याद होगा कि 1980s में जब ये इराक के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग की थी तो उस वक्त ये यूज़ किए जाते थे। और उसके बाद फिर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है वो सन 2002-2003 में जो इराक के ख़िलाफ़ जंग थी वहाँ पर भी ये यूज़ किए जाते रहे। फिर खैर वहाँ पर तोरा बोरा की साइड पे तो आपको याद होगा कि वो डेज़ी कटर्स यूज़ किए जाते थे, वो भी बड़ा एक ख़तरनाक वेपन था। लेकिन ये GBU-28 का चक्कर ये है कि इसका, आप सोचें कि 6 मीटर कंक्रीट को जो पेनिट्रेट करके नीचे जाके फटेगा तो वो क्या नुकसान करेगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये 6 मीटर तक जाते हैं, इनका बड़ा हार्डन्ड शेल होता है और उसके बाद ये जाके इनके अंदर एक डिलेड फ्यूज़ लगा होता है। उस डिलेड फ्यूज़ की वजह से उतने टाइम की एक कैलकुलेशन होती है, बड़ी चीज़ें होती हैं। एक तो इनके अंदर कोई रॉकेट मोटर नहीं लगी होती, ये डायरेक्टली जाते हैं, ग्लाइड करते हुए जाते हैं और अपॉन द इम्पैक्ट उसके बाद ये पेनिट्रेट करना शुरू होते हैं। पेनिट्रेट करने के बाद जो फ्यूज़ होता है वो सही मुकाम पर जाके डेटोनेट होता है और तबाही करता है। अब इसराइल ने इस वाक़े में क्या किया? इसराइल ने इस वाक़े में क्या किया कि उसने रिस्क नहीं लिया। रिस्क कैसे नहीं लिया? रिस्क ऐसे नहीं लिया कि उसने 7 मिसाइल फायर किए। लोग तो कह रहे हैं कि मिसाइल फायर किए, लेकिन ऑब्वियसली ये ग्लाइडर बॉम्ब्स हैं तो इनको फायर किया होगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक ये प्रिसिजन स्ट्राइक की है ताकि एक बॉम्ब जितना नीचे जाके डेटोनेट हो सके, दूसरा उसके ऊपर जाए, तीसरा उसके ऊपर जाए। तो उसने रिस्क नहीं लिया, उसने मुकम्मल तौर पर उस चीज़ को यकीनी बनाया और टारगेट किया जिसके नतीजे में डेटोनेशन हुई है। अच्छा, इसके साथ-साथ बेसिकली एक GBU-39 भी है और एक है MPR-500। ये भी बेसिकली बंकर बस्टर्स ही हैं, लेकिन इनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, ये जो हमास की टनल्स वगैरह हैं उनको तोड़ने के लिए, उनके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए तो काफ़ी हैं और प्लस ये साइज़ में थोड़े से कम हैं, तो ये F-16s वगैरह भी इसको लेके जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसराइल ने किस तरीके से इनको कैरी आउट किया। तो GBU-28 बेसिकली कैरी किया जा सकता है। ये F-15 जो टॉमकैट्स हैं, ये एयरक्राफ्ट बड़े सुपीरियर एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स हैं, तो दे कैन कैरी सच वेपन। तो वो ये लेके गए होंगे और प्रिसाइसली हो सकता है कि उनकी जानिब से ये वेपन यूज़ किया गया हो। लेकिन ये जो है ना MPR-500 और ये GBU-39, इनका चक्कर ये है कि चूंकि इनकी पेनिट्रेशन लेवल तकरीबन 4 मीटर तक है और F-16 के ज़रिए लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा हल्के होते हैं, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस इतनी नहीं थी तो शायद उनको उन्होंने यूज़ ना किया हो। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर फिर साथ ही साथ वो जो आपको पता है कि हरकुलिस एयरक्राफ्ट है, उसके कार्गो होल्ड में भी उसको ले जाया जा सकता है। और फिर एक और चीज़ भी है, और भी कई तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, अमेरिका ने ये बॉम्ब किसी और को नहीं बेचा, सिर्फ ये बम अमेरिका के पास है और इसराइल के पास मौजूद है। प्लस उसके फ्यूज़ के हवाले से काफ़ी शिकवे शिकायतें की थी इसराइल ने कि जी इनके फ्यूज़ चेंज करें, तो फिर कंपनी के ऊपर हर्जाने का दावा भी किया गया था, तो फिर उसके फ्यूज़ भी आई थिंक उसके रिप्लेस हुए थे। फिर एक और GBU-75 भी है जो मज़ीद इफ़ेक्टिव है, लेकिन पता नहीं वो इस जंग में अभी तक यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज इज़ कि इस वक्त जिस तरीके से इसराइल आंखें बंद करके जो मर्जी कर रहा है, अमेरिकन इलेक्शंस आर नियर, इट इज़ ऑल कनेक्टेड। और अमरीकी इस वक्त इसराइल की नाराज़गी को कबूल नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द इसराइली इन्फ्लुएंस इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन इलेक्शंस, अमेरिकन सोसाइटी। वो खामोश हैं और इसराइल इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, अरब दुनिया, आप देख लें कि पहले एक सुन्नी लीडर को जो कि हमास के सरबराह थे उनको टारगेट किया गया, फिर एक शिया लीडर को जो कि हिजबुल्लाह के सरबराह थे हसन नसरुल्लाह साहब, और पिछले 32 साल से वो हिजबुल्लाह की क़यादत संभाले हुए थे, उनको टारगेट किया गया। आई रिमेंबर कि 2006 में भी उनकी शहादत का दावा किया गया था कि जी उनको टारगेट किया जा चुका है, लेकिन वो दोबारा से सरफेस हो गए थे और अब ये है कि उनको टारगेट कर दिया गया है। तो इसराइल, आप ये देखें कि क्या क्या इकदाम उठाता जा रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके आगे कोई नकील डालने वाला नहीं है। और आप ये, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें जब से फेसबुक पर आप उनकी तस्वीर भी हसन नसरुल्लाह की अगर जाके पोस्ट करते हैं तो आगे से फेसबुक जो है वो आपको कह देता है कि जी ऐसी चीज़ें आप पोस्ट नहीं कर सकते। मैं हैरान होता हूँ। इससे आप समझिए कि मगरबी दुनिया एक है अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स जो कि अपने हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और किस तरीके से ये सारे मिलकर इसराइल का साथ दे रहे हैं।
जस्ट वेट एंड वॉच। अगर हम अब भी ना कुछ बोले, अगर हमने अब भी एक्शंस ना लिए, अगर हमने अब भी एका ना दिखाया, तो आप सोचिए आगे हमारे साथ क्या होगा। ये एक के बाद एक करके हर किसी की बारी आनी है।